सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट एस्पेक्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एस्पेक्ट होने वाला है, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि इसकी पहले हमारी जो जर्नी रही है पावर शेयरिंग, यानी सिविक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 की, उसमें हमने पढ़ा दो देशों के केस स्टडी को। और वो दोनों देश कौन कौन थे? बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों देशों के केस स्टडी को हमने देखा और दोनों के यहाँ कितने टाइप्स में, कितने रूप में डाइवर्सिटी थी, ये दोनों देश कितने डाइवर्सिफाइज थे, इसको देखा। और अपनी डाइवर्सिटी को इन दोनों देशों ने कैसे हैंडल किया, कैसे इन दोनों देशों ने अपने डाइवर्सिटी को हैंडल किया, चाहे वो बात बेल्जियम की हो चाहे वो बात श्रीलंका की हो, दोनों ने अपने यहाँ डाइवर्सिटीज को कैसे हैंडल किया, इसको हम लोग पढ़ लिया। फिर इसके बाद दोनों के रिजल्ट, कंक्लूजन को देखने के बाद हम लोग ये समझ पाए कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पावर शेयरिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, स्पिरिट ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमने पढ़ा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसमें कि प्रूडेंशियल और मोरल दो रीजन, दो तर्क दिए गए फॉर द पावर शेयरिंग। यानी पावर शेयरिंग होना चाहिए, इसके पीछे दो लॉजिक दिए गए, पहला लॉजिक प्रूडेंशियल और दूसरा मोरल। इसके बाद अब आज की जो लास्ट हेडिंग है जिसको हम देखेंगे, तो जो पावर शेयरिंग जरूरी है, तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करें, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स में देखने को मिल जाती है। तो इसके पहले छोटा सा आपको जो है ओवरव्यू दिया हुआ है चैप्टर का। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये माना जाता था लंबे समय से कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है, प्राचीन समय में भी देख लिया जाए, राजा महाराजा के पास पूरी पावर क्या रहती थी? कंसोलिडेट रहती थी, पूरी पावर राजा के पास रहा करती थी। तो ये माना जाता था कि वन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही पूरी पावर का कंसोलिडेशन होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या दिया जाता था? इसके पीछे कारण ये दिया जाता था कि इससे ये होता क्या है कि इफ द पावर टू डिसाइडेड टू डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। अगर पावर को आप डिस्पर्स कर देते हैं तो बहुत जल्दी किसी आप डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, बहुत ही तेजी से आप किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम पावर शेयरिंग को क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। क्योंकि एक चैप्टर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। एक क्विक डिसीजन ही करने से आप एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो ये कहा जाता था कि अगर पावर जो है डिस्पर्स कर देंगे, ये वन पर्सन या वन ग्रुप में रखते हैं तो बहुत तेजी डिसीजन होता है, और जब डिस्पर्स कर देंगे तो डिसीजन बहुत तेजी से नहीं हो पाएगा। सो बट दोज नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जल्द ही इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात, जब डेमोक्रेसी का इमरजेंस हुआ तो ये जो नोशन था, ये जो पुरानी धारणाएं थी, ये कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब इसमें पूरी व्यवस्था सिटीजन सेंट्रिक है, यानी पीपल सेंट्रिक व्यवस्था बन गई कि लोगों को ही, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, सभी पॉलिटिकल पावर का सोर्स लोगों को माना जाने लगा। यानी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या एक डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये चीजें देखने को मिलती है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो पीपल आर ऑल द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। और डेमोक्रेसी की बात करें तो पीपल खुद रूल करते हैं देमसेल्फ पे, किस पे? देमसेल्फ है। एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, एंड चाहे जुडिशियरी हो, इन सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जो गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके माध्यम से जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं किसी देश के, वो खुद के ऊपर शासन करते हैं। यानी कि इसी प्रकार की जो शासन पद्धति है वो कहलाती है डेमोक्रेसी। क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। तो हम लोग क्योंकि लोगों को ही मान लिया गया कि पीपल आर द ऑल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, और ये मान लिया गया कि एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन पॉलिसीज, देयरफॉर इट फॉलो दैट डेमोक्रेसी, तमाम बातें लिखी गई। तो ये मान लिया गया कि लोगों तक पावर शेयर होनी ही चाहिए, पीपल सेंट्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीपल सेंट्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब इसके बाद इन मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है अलग अलग फॉर्म्स में इसी की वजह से देखने को मिल जाती है। यानी शेयर करना है, पावर को कंसोलिडेट नहीं करना है, और लोगों को, यानी जनता को इसका सेंटर में, जनता को इसके सेंटर में रखना है कि जनता के साथ पावर होनी चाहिए। पीपल को ही सभी सोर्स मान लिया जाए, ऑल पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन हो? लोग हो, जनता हो। तो उसी दरमियान में, उसी संदर्भ में आप 4 फॉर्म्स को पढ़ने वाले, कितने फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं? 4 फॉर्म्स। पहला फॉर्म है आर्गन्स, यानी कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमें ये देखने को मिल जाता है कि पावर शेयरिंग होते हुए देखने को मिलती है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा गवर्नमेंट क्या होती है।
अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कोई एक डेजिग्नेशन नहीं, कोई पद नहीं, गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है। क्या है? गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म में तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, उसके तमाम आर्गन्स होते हैं, वो आर्गन अपने अपने काम को अंजाम देते हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा चलता है। तो गवर्नमेंट के अंग की बात करें तो उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं और वो अंग होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यानी कि 3 आर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। उनके बीच में पावर क्या होती है? शेयर होती है। तो वही लिखा है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 सरकार के प्रमुख अंग हैं। ये क्या है? 3 सरकार के प्रमुख अंग हैं। इनके बीच में पावर क्या होती है? शेयर्ड होती है। सो इसको क्या कहा जाता है? इट इज द कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो क्यों? इसको डिफरेंट आर्गन्स में जो पावर की शेयरिंग हो रही है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे। वर्टिकल लाइन कैसे होती है? ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे यानी एक सेम लेवल पे, यहाँ पे कोई भी अगर व्यक्ति बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो सभी व्यक्ति एक सेम लेवल पे ही रहते हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं, कोई ज़्यादा लेस पावरफुल नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल। तो ये चीज़ें कहलाती हैं आपका पावर शेयरिंग करना किसमें? आर्गन्स में शेयर करना है। क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट आर्गन ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं एक लेवल पे आके डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए देश की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक लेवल पे आके पावर को एक्सरसाइज करते हैं और अपनी अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए देश की व्यवस्था को, शासन पद्धति को बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं? चलाते हैं। सच एज सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द आर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और इस प्रकार से जो सेपरेशन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है, जब सब लोग गवर्नमेंट के जितने भी आर्गन्स हैं अगर वो सेम लेवल पर रहेंगे, क्या रहेंगे? सेम लेवल पर रहेंगे, तो नन ऑफ द आर्गन कैन एंजॉय अनलिमिटेड पावर। कोई भी गवर्नमेंट का जो आर्गन है वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकता, वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि जब सब सेम लेवल पे हैं तो कोई किसी से बड़ा छोटा हुआ नहीं, सब एक दूसरे के बराबर में रह के अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो कोई भी पावर आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता है। ये बातें इसमें कही गई। और इच आर्गन जो होते हैं एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। सो द रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। आप जानते हैं ये तभी आर्गन कौन कौन से? ये और ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम है कानून का पालन करवाना। इसका काम क्या है? ऑब्जर्वेशन करना। यानी कि अगर ये दोनों लोग गलत करते हैं तो ये चेक करते हैं, और ये गलत करते हैं तो ये चेक करते हैं, ये गलत करेंगे तो भी ये चेक करेंगे, और ये सही नियम बनाएंगे कि दोनों लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। इस चीज़ को देखते हैं कौन? जुडिशियरी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। ईच आर्गन चेक्स अदर, और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी इसलिए इसको कहा जाता है। तो आर्गन्स में पावर का शेयरिंग करना, आपका 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि पावर जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में शेयर्ड होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और इसको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक। दूसरी चीज है, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। और ये चीजें होती हैं आपकी डिफरेंट आर्गन्स में जब पावर की शेयरिंग होती है। तो पहली चीज हमें मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर गवर्नमेंट के अलग अलग आर्गन्स में शेयर्ड होते हुए देखने को मिलती है। दूसरा जो क्रूशियल एस्पेक्ट है वो आपका है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट ए डिफरेंट लेवल। यानी अब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे पावर का शेयरिंग होते हुए हमें देखने को मिलती है, और हो भी सकती है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब जब लेवल की बात कहा जाएगा तो कोई लेवल नीचे होगा, फिर ऊपर होगा, फिर ऊपर होगा, फिर ऊपर होगा, मतलब हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, कुछ ऐसे सिस्टम बनेगा। लेवल इसके बाद अब इसमें सब लोग सेम लेवल पे नहीं रहेंगे, सबके लेवल्स क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। सबके लेवल्स क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो अब कहा जा रहा है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर जो है अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे शेयर होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, देश की व्यवस्थाओं को चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रोविंशियल लेवल पे होती है। लोकल लेवल जो है आपके स्थानीय सरकार होती है। सो अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एक गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल लेवल पे, जो पूरी इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक गवर्नमेंट क्या? रीजनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे होती है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। सच अ
जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो भाई गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। उसी को इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सो इन इंडिया वी रेफर टू एज सेंट्रल और फिर यूनियन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो हमारी प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है, भारत की बात करें तो हम उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी बातें आपको पता भी होंगी। तो पहली चीज, पावर का शेयर होना, पावर शेयर होता हुआ देखने को मिलता है, हो सकता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। और इसमें क्या होता है, एक जो होता है पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, एक लेवल की सरकार जो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है, जिसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। एक प्रोविंशियल लेवल या फिर रीजनल लेवल पे होती है जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। तो ये हो गया। सो डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ राज्य के लिए, लोकल गवर्नमेंट छोटे छोटी जगहों के लिए। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, यानी इसलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या, हायर हायर हायर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, यानी कि हायर टू लोअर, यानी कि ऐसे सिस्टम को बोलता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब दो पॉइंट आपको याद रखने, इन दोनों पॉइंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। और यहीं से हमारा चैप्टर नंबर 2 पैदा होता है जिसका नाम होता है फेडरलिज्म। क्या होता है, फेडरलिज्म। चैप्टर नंबर 2 हमारा यही इसी टॉपिक से, इसी हेडिंग से क्या होगा, पैदा होगा। तो हम समझ गए कि आपके गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में भी पावर शेयर होते हुए देखने को हमें मॉडर्न डेमोक्रेसी में मिल जाती है। जैसे कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री के लिए होती है, पावर को शेयर करती है प्रोविंशियल लेवल पे, जो कि प्रोविंशियल लेवल स्टेट लेवल पे होती है। प्रोविंशियल लेवल पावर को शेयर करती है लोकल लेवल पे, जो कि रीजनल लेवल पे होती है, क्षेत्रीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है। तो यानी पावर जो है हायर टू लोअर डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है और डेमोक्रेसी की सुंदरता है। डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि पावर को शेयर करना है। पावर क्या करना है, शेयर भी हो रही है। कैसे, लेवल्स में। कैसे हो रही है, लेवल्स में। और इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले को सेम लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वर्टिकल जिसमें कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो दो हमने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइडेड है, हो सकती है पावर अलग अलग सोशल ग्रुप में भी डिवाइडेड होती है, हो सकती है, देखने को मिलती भी है कहीं कहीं किसी किसी देश में। जैसे कि सोशल ग्रुप की अगर बात करें तो सोशल ग्रुप जैसे कि कोई भी समाज, कोई भी देश जो है समाज से बनता है, समाज में डाइवर्सिटी होती है, उस डाइवर्सिटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उस ग्रुप के अलग अलग जो है एक्सपेक्टेशन, नीड, कंसर्न होती है। तो उन सभी सोशल ग्रुप्स में जो समाज में होते हैं उनके साथ पावर शेयर करना, उनके साथ क्या करना, पावर का शेयर करना क्या कहलाता है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जैसे कि पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, समाज में कोई धार्मिक ग्रुप है, कोई भाषाई ग्रुप है। जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका में आपने देखा तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, श्रीलंका में सिन्हाला थी, तमिल थी। तो ये क्या है, लैंग्वेज बेस पे सोशल ग्रुप है। लैंग्वेज बेस पे क्या है, सोशल ग्रुप है। श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया, बेल्जियम ने पावर क्या कर दिया, ऐसे ऐसे तमाम सोशल ग्रुप जो उसके समाज में थे सबके साथ, जर्मन स्पीकिंग हो, फ्रेंच स्पीकिंग हो, डच स्पीकिंग हो, सबके साथ पावर क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो यही कहलाता है पावर को शेयर करना किस पे, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसी ये दोनों क्या है, सोशल ग्रुप है। क्या है, सोशल ग्रुप है। जैसे कि बेल्जियम में हमें देखने को मिलता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या देखने को मिलता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वही डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो या फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो या फिर आपका जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हो। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय द सोशली वीकर सेक्शन, सोशली सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे महिलाएं हो या समाज का कोई ऐसा वर्ग हो, चूंकि सोशल ग्रुप की ही बात कर रहा है तो सोशल ग्रुप में कुछ ऐसे सोशली वीकर सेक्शन भी हो सकते हैं जो एम्पावर्ड ना हो, तो उनके साथ भी पावर शेयर करना। यही तो है पावर शेयरिंग इन द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। यानी भाई वो व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे सोशली वीकर सेक्शन हो, वो भी समाज का ही एक सोशल ग्रुप है, तो उसके साथ भी पावर क्या हो रही है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में शेयर्ड होते हुए देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ देशों की बात कर रहा है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किसके लिए, सोशली वीकर सेक्शन और महिलाओं के लिए। वो भी किस चीज़ के लिए, कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड असेंबली आर द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री। अगर हमारे देश की बात करें तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मामला, जैसे कि हमने अभी जल्दी ही पढ़ा हमने कि 33% आरक्षण जो है
महिलाओं को जो है मिला हुआ है भाई, जैसे कि म्यूनसिपालिटी नगर पालिका में था ही ऑलरेडी, यानी लोकल गवर्नमेंट में था ही कि इस सीट मतलब ये महिला सीट 33% महिलाएं उठेंगी ही उठेंगी वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी लाया गया, जिससे उनका भी एम्पावरमेंट हो सके, वो भी एक समाज का वर्ग है और उसके साथ भी पावर क्या हो सके, शेयर हो सके। तो ये बातें कही गई, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी सिस्टम है। अब इसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल, जो अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप होते हैं उनको भी समाज में जो अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप होते हैं उनके साथ भी पावर शेयर करना इस चीज का प्रमुख उद्देश्य है। किस चीज का, सोशल ग्रुप में जो पावर शेयर करने का प्रमुख उद्देश्य है कि समाज में जो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप है उनके साथ भी पावर शेयर करना, अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अदरवाइज अगर आप एक ग्रुप के साथ पावर शेयर करते हैं, ग्रुप के साथ पावर शेयर नहीं करते हैं, तो जो जिसके साथ आप पावर शेयर नहीं करेंगे तो श्रीलंका की तरफ जो तमिल स्पीकर थे जैसे वो फीलिंग ऑफ एलिनेशन से ग्रसित हो गए, वैसे ये ग्रुप हर देश की बात करें तो वो ग्रुप जिस ग्रुप के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी वो फीलिंग ऑफ एलिनेशन जैसी चीज़ों से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एंड दिस मेथड इज यूज टू गिव द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू फेयर शेयर इन पावर, और समाज में कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक है, तो उसको फेयर शेयर इन पावर दिलाने के लिए भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम लाया गया है, जिससे कि सोशल ग्रुप में इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पावर्स जो है शेयर होते हुए देखने को मिलती है, चाहे वो सोशल ग्रुप लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो सोशल ग्रुप रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल ग्रुप लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो सोशल ग्रुप रिलीजियस हो। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट देख लिए। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। पावर हमें मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, प्रेशर ग्रुप्स की बात करें और मूवमेंट्स की बात करें तो इनमें भी शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयर है तभी तो वो मिलकर सरकार बना लेते हैं, सरकार का गठन कर लेते हैं। प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जिसको हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं। ये ग्रुप वो होते हैं जो सरकार की पॉलिसीज पर सरकार की अगर कोई पॉलिसीज है जो अगर उनके लिए हितगर नहीं है या फिर वो पॉलिसीज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इस सब चीज़ों को लेके सरकार पर क्या बनाना, प्रेशर बनाना। जैसे कि आप जानते होंगे मूवमेंट इसी में आ जाता है, मूवमेंट यानी आंदोलन। जैसे कि फॉर्म बिल आया था इसके पहले 2-3 साल पहले चर्चा में काफ़ी रहा फॉर्म बिल, किसान आंदोलन वाला। उसमें क्या कुछ ऐसे नियम आ रहे थे जो किसानों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो तमाम प्रेशर ग्रुप, तमाम मूवमेंट ऐसी चीज़ें लॉन्च हुई जिससे सरकार को फाइनली उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑफ करना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। देखिए हम जानते हैं कि पावर का शेयर करना पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट में किस लिए किया गया है कि कंट्रोल करें और इन्फ्लुएंस करें किसको, जो कि पावर में। और डेमोक्रेसी की बात करें तो नागरिकों के पास होनी चाहिए क्या, स्वतंत्रता, कि वो चूज कर सकें अपने अलग अलग कंटेंडर्स को, जो पावर के लिए भाई हम चाहते हैं हमारा नेता कौन हो, हम चाहते कोई और हो, हम चाहते कोई और हो। ये सभी कंटेंडर्स यानी दावेदार हम खुद चूज कर सके कि कौन हमारा नेता बनेगा, कौन हमारा रूलर बनेगा। ये नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल है भी। सो इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। इसकी वजह से जितने भी कंटेंडर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। क्या होता है, कंपटीशंस होते हैं। जितने भी कंटेंडर्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, कंपटीशंस होते हैं और अलग अलग पार्टीज से वो सब रिलेट करते हैं। जैसे तमाम पार्टियाँ हैं, आज अपने देश में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, उसमें तमाम पार्टियों के नाम पढ़ेंगे। वो सभी पार्टियाँ जीतने के लिए तमाम अपनी पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, एजेंडा लाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उनको चूज करते हैं। ऐसी तमाम चीजें कंपटीशन पॉलिटिकल एरिया में हमें देखने को मिलता है। सो सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ऐसे कंपटीशन देखिए अच्छे भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे कंपटीशन इस बात को सुनिश्चित करते हैं, ऐसे कंपटीशन इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर कभी एक लोगों के हाथ में कंसोलिडेट होके नहीं रहेगी। अगर हम इस कंटेंडर को चुन लिया और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो अगली बार हम उसको हटा के दूसरे कंटेंडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बात करें लॉन्ग रन में तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। हम जानते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को हम चूज करते हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लास चैप्टर नंबर इसी क्लास के चैप्टर नंबर 4 में, यानी सिविक्स के ही चैप्टर नंबर 4 में खूब डिटेल में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election. If the alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. एक इसमें इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे आपका अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनानी है तो बहुमत लाना पड़ेगा, लेकिन हम मान लीजिए 2 से अधिक पार्टियां उठ गई और 2 से अधिक पार्टियां उठ गई। मान लीजिए कि लोकसभा में चुनाव हो रहा है, 545 सीटें हैं मान लीजिए,
तो बहुमत पाने के लिए 272 प्लस सीटें किसी भी एक पोलिटिकल पार्टी को चाहिए। तो 272 प्लस सीटें चाहिए, लेकिन ये हुआ कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी किसी को 100 मिल गया, किसी को 150 मिल गया, किसी को 50 मिल गया, किसी को 60 मिल गया, किसी को 80 मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। अब ये हुआ कि कोई जो है अकेले सरकार बना नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, 2 से अधिक पार्टियां क्या होती हैं, आपस में कोलाइड कर लेती हैं और बना लेती हैं क्या, अलायंस बना के सरकार बना लेती हैं। और इस प्रकार जो सरकार बनती है उस सरकार को हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गठबंधन की सरकार। और यानी कि यहाँ पर ये सभी पार्टियां, मान लो 2 से अधिक पार्टियां हैं, आपस में अगर अलायंस बनाती हैं और जीत जाती हैं और फाइनली कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं, तो ये पार्टियां भी आपस में क्या डायरेक्ट पावर को क्या कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं। सो इसमें इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट है, उनके बारे में समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी में फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। ये सभी क्या है, प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट। चाहे आप जानते होंगे तमाम, कोई किसान यूनियन, तो कोई ये यूनियन, कोई वो यूनियन। अब ये सब यूनियन क्या करते हैं, अपनी डिमांड, कंसर्न, नीड को रखते हैं। सरकार की कोई पॉलिसीज आती है, अगर इनके लगता है कि नहीं उसमें उनका ये चीज़ गलत है, तो वो सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं, सरकार की पॉलिसीज पे वो क्लेम कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल अपनी बातों को रख सकते हैं। यानी ये कैसे, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। सो दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, आइदर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमेटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सभी प्रोसेस से वो क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो या तो सीधे पार्टिसिपेट कर लें या गवर्नमेंट की कमेटी में शामिल हो जाएं, जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, उसके फ्रेम पे, उसके एजेंडा पे वो क्लेम करें, प्रेशर बनाएं, चेंज करवाएं, बदलें, मूवमेंट लॉन्च करें। तो ऐसी तमाम चीज़ें कहलाती हैं कि पावर में आल्सो बी शेयर्ड, पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। यानी कि हम लोग समझ गए कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में 4 फॉर्म्स में पॉलिटिकल पावर या पावर शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। पहला, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, और तीसरा हमने देखा सोशल ग्रुप में, और चौथा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में। यानी 4 फॉर्म्स में पावर हमें शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। बेसिकली आपको याद क्या करना है, समझिए 4 फॉर्म्स में पावर शेयर है। पहला है ऑर्गन्स में पावर शेयर होना, जिसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हम लोग बोलते हैं। दूसरा आपका है, पहला ऑर्गन्स में, दूसरा कौन है, लेवल्स में पावर का शेयर होना, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तीसरा कौन है, सोशल ग्रुप। क्या है, सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप। इसमें क्या है, आपके तमाम, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो चाहे लिंग्विस्टिक ग्रुप हो। इसके बाद चौथा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। इन सभी में पावर की शेयरिंग होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आई होप आज इस चैप्टर का जो है आखिरी दिन भी था और सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी हो गए और सभी टॉपिक को हमने ब्रीफली एक पॉइंट टू द पॉइंट डिस्कशन हमने कर लिया है। चाहे वो केस स्टडी ऑफ बेल्जियम हो, चाहे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका हो, चाहे वो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल हो, चाहे वो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स हो। तो आज हमने कंप्लीट इस चैप्टर के सारे एस्पेक्ट को डिस्क्राइब कर लिया, समझ लिया, देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आज के सेशन में यानी कल के सेशन में हम लोग देखेंगे जितने भी एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उन सभी एमसीक्यू को विदिन 10 मिनट्स। इसके बाद देखेंगे सिलेबस को, इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लविंग वन। और इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को आज एंड करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कल के सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे फेडरलिज्म जैसे एक नए चैप्टर को लेके, जो कि सिविक्स क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 2 है। सो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।